एक तो सबसे बड़ा नोएडा का दुर्भाग्य ये रहा कि जो भी मुख्यमंत्री रहा, उन्होंने ये मान लिया कि जो नोएडा में जाएगा मुख्यमंत्री उसकी कुर्सी चली जाएगी 6 महीने में। अरे दुर्भाग्यवश 1-2 मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसा हुआ। इसको अंधविश्वास मान लिया गया। तो यहाँ पे मुख्यमंत्रियों ने आना बंद कर दिया। वो कोफ जो है वो उस शहर को शहर को झेलना पड़ा। जब अखिलेश यादव अपने पूरे कार्यकाल में 5 साल यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि वो एक उनके दिमाग में तो मैं वहां जाऊंगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। योगी जी ने 2017 के बाद जो पूरे प्रदेश में ही एक कानून का राज कायम किया है, उसका लाभ यहाँ भी मिला है। अब लोगों को लगता है कि अब कानून अपना काम करेगा, अब वो अपनी इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे या रिश्वत दे। वहाँ पे शहीद विजय सिंह पथिक का एक आश्रम था। विजय सिंह पथिक क्रांतिकारी थे। वहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब लोगों ने अपना ठिकाना बनाया था दुर्गम एरिया में। वो यमुना और हरनंदी के बीच का इलाका था, वहाँ पे अंग्रेज सेना नहीं पहुँच पाती थी। इंडस्ट्री के लिए जमीन आवंटित होनी चाहिए थी, उसको आवासीय में परिवर्तित। 2002 के बाद जैसी बसपा गवर्नमेंट बनती है, वैसे यहाँ पर करप्शन की नींव रख जाती है। उन लोगों ने इसको अपनी कमाई का जरिया बनाया। मैं तो कहता हूँ कि सरकार के मुखिया तक ने इसको कमाई का जरिया बना लिया। उत्तर प्रदेश जो कभी अपराध के लिए जाना जाता था, आज इन्वेस्टमेंट के लिए, इनोवेशंस के लिए ये सुर्खियों में रहता है। वहीं नोएडा जो कभी दिल्ली का एक्सटेंशन माना जाता था, आज इसके पास एक आईटी हब है। आज नोएडा की एक अपनी अलग पहचान है। गौतम बुद्ध नगर इस तरह से बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहे हैं, बेहतरीन बदलाव हुआ है। लेकिन जब किसी शहर में बदलाव होता है तो वहां सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, पत्रकारिता का भी अपना एक रोल होता है। जमीनी स्तर पर उस शहर की समझ होती है, जनता की राय होती है जो आप सब तक पहुंचाई जाती है। आज मेरे साथ बढ़ता यूपी के इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं धर्मेंद्र चंदेल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धर्मेंद्र चंदेल जी 1998 से पत्रकारिता में हैं। इन्होंने यूपी को, नोएडा को, गौतम बुद्ध नगर को बहुत परखा है, समझा है, और पिछले 12 साल से इन्होंने नोएडा की और गौतम बुद्ध नगर की कमान संभाली हुई है। 1998 से सर आपने पत्रकारिता शुरू की, हिंद के साथ शुरुआत करी, फिर उसके बाद आपने अलग अलग संस्थाओं के साथ काम करी, लेकिन नोएडा के साथ आपका रिश्ता जो है वो बचपन से ही है। और आज हम इसीलिए आपको यहाँ लाए हैं कि नोएडा पर बात करने के लिए, गौतम बुद्ध नगर पर बात करने के लिए। आपने कैसे इन पिछले दशकों में इस शहर को बदलते हुए देखा है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ मौका दिया। देखिए, मैंने नोएडा को बहुत करीब से बनते देखा है। जो नोएडा की स्थापना हुई थी वो इस परिकल्पना को लेकर हुई थी कि राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक एक ऐसा शहर बसाया जाए जहां पर उद्योग लगाए जाएं, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिले। यहाँ इसका उद्देश्य इंडस्ट्री को बढ़ावा देना था। इसकी स्थापना का उद्देश्य, यहाँ पे जो छोटी छोटी कमियां रह गई थी, ये यूपी के अंदर ऐसा पहला अकेला शहर है जो नियोजित शहर है। इसका पूरा नियोजन किया गया, चौड़ी सड़कें, घनी हरियाली, खुला शहर, अलग अलग सेक्टर, एक इंडस्ट्री के लिए सेक्टर बसाया गया, एक आईटी के लिए सेक्टर बसाया गया। फिर जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग थे, जो श्रमिक थे, कामगार थे, उनको अपने जहाँ पे वो रोजगार करें उनके नज़दीक उनको रहने के लिए आवास मिल सके, घर मिल सके, उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, इसलिए यहाँ पे आवासीय भी बसाया गया, एक प्लान्ड तरीके से, सुनियोजन तरीके से। और उनके लिए स्कूल की व्यवस्था की गई, नज़दीक, घरों के नज़दीक कॉलेज बनाए गए, मॉल बनाए गए, ताकि उनको खरीदारी के लिए भी दूर ना जाना पड़े। जो नोएडा में कमियां रह गई थी उनको ग्रेटर नोएडा में दूर किया गया। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी जी, उन्होंने ग्रेटर नोएडा की स्थापना की थी नोएडा के बाद में। पहले ये खादर का क्षेत्र माना जाता था, यहाँ पे बहुत बाढ़ आती थी नोएडा के अंदर, जब तक ये बांध भी नहीं बना था। बांध भी ये बाद में बना। 78 में बहुत बड़ी बाढ़ यहाँ पे आई थी और तमाम गांवों में पानी घुस गया था। यहाँ के लोगों को दूर दराज जाना पड़ता था बरसात के दिनों में, और यहाँ पे खेती नहीं होती थी क्योंकि खादर की भूमि थी, और लोग बहुत कष्ट के साथ जीवन जीते थे। जो मेरा अपना मूल गांव है वो ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, हरनंदी के उस पार, हरनंदी के इस पार नोएडा है। जब लोग हरनंदी को क्रॉस करके, मेरे दिल्ली में हम लोगों के रिलेशंस हैं, रिश्तेदारियां हैं, तो हम लोग जब
हमारे फादर जब जाते थे तो वो नदी क्रॉस करके जाते थे, इतना विषम परिस्थितियों में वो जाते थे। पहले पानी में उतरते थे, नदी क्रॉस करते थे, जब दूसरे छोर पे जाते थे। अरे ये नोएडा से पहले का मैं आपको एक सीन जब बता ये रहा हूँ। बसा नहीं था जब उससे ये पहले बसा नहीं का था उससे, ये हाँ जी, बेचती, हाँ। दूर दराज गांव थे। हालांकि यहाँ पे जो क्रांतिकारी रहे उनका एक ठिकाना हुआ करता था। एक नलगढ़ा यहाँ पे गांव है नोएडा में, अच्छा। एक्सप्रेसवे पे, और वहां पे शहीद विजय सिंह पथिक का एक आश्रम था। विजय सिंह पथिक क्रांतिकारी थे। वहां पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब लोगों ने अपना ठिकाना बनाया था दुर्गम एरिया में। वो यमुना और हरनंदी के बीच का इलाका था, वहां पे अंग्रेज सेना नहीं पहुंच पाती थी। जो असेंबली पे भगत सिंह ने बम गिराया, वो बम भी नलगढ़ा में ही बनाया गया था। लेकिन जैसे ही नोएडा की स्थापना हुई तो यहाँ का सब लोगों की तस्वीर बदली। लेकिन मतलब जो मुझको दुख होता है कि जिस परिकल्पना को लेकर नोएडा की स्थापना हुई कि इंडस्ट्री बसानी है, इंडस्ट्री आती तो यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलते, रोजगार मिलते तो उनके घर में समृद्धि आती, उनका विकास होता। लेकिन इससे भटक गया नोएडा, स्थापित होने के बाद कहीं ना स्थापित, कहीं हाँ, रास्ते से भटक गया। और उसके लिए मैं दोषी मानता हूं तत्कालीन सरकारों को, जो यूपी में सरकारें रही। एक तो सबसे बड़ा नोएडा का दुर्भाग्य ये रहा कि जो भी मुख्यमंत्री रहा, उन्होंने ये मान लिया कि जो नोएडा में जाएगा मुख्यमंत्री, उसकी कुर्सी चली जाएगी 6 महीने में। अरे दुर्भाग्यवश एक दो मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसा हुआ, इसको अंधविश्वास मान लिया गया। तो यहाँ पे मुख्यमंत्रियों ने आना बंद कर दिया। वो कोफ जो है वो उस शहर को झेलनी पड़ी। शहर को झेलना पड़ा। जब मुखिया ने यहाँ पे आना बंद कर दिया तो जो यहाँ पे अधिकारी काम करते थे वो एक तरीके से बेलगाम हुए। उन्होंने जो रिपोर्ट दी मुख्यमंत्री को लखनऊ जाके, उसको उन्होंने सही मान लिया। उन्होंने धरातल पे आकर नहीं देखा, जमीनी स्तर पर वो काम नहीं हुआ और वो जो दंश है वो इस शहर को झेलना पड़ा। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा कि जो जमीनें यहाँ इंडस्ट्री के लिए रिजर्व थी, एक मास्टर प्लान बना हुआ है इनका। मास्टर प्लान में पहले से चिन्हित कर दिया गया कि इस सेक्टर में इंडस्ट्री आएगी, इस सेक्टर में रेजिडेंस के लिए व्यवस्था होगी, इस सेक्टर में कमर्शियल होगा, इस सेक्टर मॉल बनेंगे। इन लोगों ने मुख्यमंत्री के नए आने का फायदा उठाते हुए और जो इंडस्ट्री के लिए जमीन आवंटित होनी चाहिए थी उसको आवासीय में परिवर्तित कर दिया। इस पे तो सर आपने खुद भी बेहतरीन काम किया हाँ है। जब मैं पढ़ रही थी, व्हेन आई वाज टॉकिंग रीडिंग अबाउट यू, आपने कितने भू माफियाओं का खात्मा किया, कितना सारा उसने, तभी से आपने, क्योंकि आपका शहर था, आपको लगा कि इसको पढ़ना चाहिए और इसको आगे करना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि ये हो रहा है, और उसी के बाद थोड़ी हरकत में सरकार फिर आई। हाँ जी, ये क्या हुआ सुरभि जी की जैसे जैसे यहाँ डेवलपमेंट हुआ तो जमीनों की कीमतें बढ़ने लगी। जमीनों की कीमतें बढ़ने लगी तो यहाँ पे भूमाफिया और कॉलोनाइजर भी सक्रिय हो गए। और जो तत्कालीन सरकारों के साथ मिले हुए थे, जिनको उनका आशीर्वाद प्राप्त था, उन लोगों ने यहाँ आके सरकारी जमीनों पे कब्जे करना शुरू कर दिए। किस सन की बात है ये देखिए, अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो शुरुआती दौर में नोएडा ने एक तेजी के साथ विकास किया। उसी का नतीजा है कि जमीनों की कीमतें बढ़ी। लेकिन किस वर्ष की बात है? हाँ, ये देखिए 2003 के बाद 2002, 2001, 2000 तक ठीक थी, जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। राजनाथ सिंह जी का बहुत यहाँ पे विशेष वो रहा। कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यहाँ डेवलपमेंट के काम कराए, अच्छी चीजें हुई। यहाँ तक भी जब शुरुआती दौर में कुछ दिन के लिए सपा की गवर्नमेंट आई थी मुलायम सिंह जी की, तो उन्होंने ठीक काम किया था। लेकिन 2002 के बाद जैसी बसपा गवर्नमेंट बनती है, वैसी यहाँ पे करप्शन की नींव रख जाती है। उन लोगों ने इसको अपनी कमाई का जरिया बनाया। मैं तो कहता हूं कि सरकार के मुखिया तक ने इसको अपनी कमाई का जरिया बना लिया और उन्होंने बिल्डरों को यहाँ पे ला दिया। बिल्डरों के लिए 27% जमीन रिजर्व थी आवासीय के लिए। ये जो टोटल लैंड है उसमें 27% पे हम आवासीय बनाएंगे, और वो आवासीय भी उन लोगों के लिए जो यहाँ इंडस्ट्री में काम करेंगे। और रेजिडेंशियल जो जगह थी उसको फिर यूज किया गया इंडस्ट्रीज के लिए। नहीं, इन्होंने जो इंडस्ट्री के लिए जगह थी उसको रेजिडेंशियल, अच्छा, उसमें उसको और यहाँ पे हाई राइज इमारतें बना दी गई और उसका उनसे मोटी कमाई की गई, उनसे पैसे खूब ऐंठे गए। सच्चाई है, करप्शन का ये अड्डा बन गया नोएडा और ग्रेटर नोएडा। यहां तक भी मैं कहना चाहूंगा, तमाम लोग कहते हैं कि ये मायावती जी जो बसपा सुप्रीमो है, उनका गृह जनपद है। वो यहाँ के दादरी के बादलपुर गांव की रहने वाली है, पैतृक गांव है उनका। लोग कहते हैं जब मायावती आई तो यहाँ विकास हुआ।
मैं बिल्कुल इसका उल्टा कहता हूं, मायावती आई, विकास नहीं हुआ, यहाँ करप्शन हुआ। उन्होंने क्योंकि वो बाहरी लोगों को विकास की तरह दिख रहा था कि भाई हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये चीजें हो रही हैं, लेकिन वो विकास नहीं था, कहीं ना कहीं खोखला कर रहा था वो नोएडा की रीढ़ को, उसकी जड़ को, उस शहर के फ्यूचर को। उन्होंने तमाम ऐसी जगह, मतलब गांव में डेवलपमेंट के नाम पे सीवर लाइन डाल दी गई, 1000 करोड़ रुपए की सीवर लाइन डाली गई गांव में, जो यहां से दूर दराज थे, जिनके मेन लाइन भी नहीं बनी थी। आज वो सीवर लाइन गायब है, वो दोबारा से डालनी पड़ रही है, वो सीवर लाइन मिली ही नहीं है। और बसपा गवर्नमेंट में जमीनें बेच दी गई बिल्डरों को। एयरपोर्ट की स्थापना मायावती जी ने की, लेकिन उन्होंने एक सब्ज बाग दिखाया। सिर्फ स्थापना हुई, उस पर काम ना हुई। 2003 की बात है, 2002 की बात है, 2002 में उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का ऐलान किया और वो बिल्डरों को लाना चाहती थी उस नाम पे, लेकिन उन्होंने कोई इंप्लीमेंट उस पर नहीं किया, कोई काम नहीं हुआ जेवर एयरपोर्ट पे। मैं कहता हूं मायावती ने, अखिलेश यादव आए, मुलायम सिंह यादव आए, उन्होंने 2007 तक कोई काम नहीं किया। मायावती जी 2007 में आ गई, लेकिन उन्होंने 2007 से 12 तक कोई काम नहीं किया। अगर उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती, उनकी इच्छा होती कि भाई मैंने स्थापना की है तो मैं एयरपोर्ट को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। अखिलेश यादव आए 2012 से 2017 तक, उन्होंने एयरपोर्ट को लेकर कोई काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने एयरपोर्ट के प्रस्ताव को ही रद्द कर दिया। और उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट को हम आगरा, सैफई या फिरोजाबाद के आसपास बनाएंगे। इससे यहाँ का विकास रुक गया। अखिलेश यादव अपने पूरे कार्यकाल में 5 साल यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि वो एक उनके दिमाग में कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। और उसका परिणाम ये रहा कि अधिकारियों ने यहाँ पे खूब जैसी लूट खसोट कर सकते थे की। तो गुजरे थे क्या नोएडा से? देखिए उन्होंने अपनी साइकिल यात्रा जब 2012 में नोएडा से निकाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये मैं निसंदेह इस बात को, मतलब बहुत गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने इस मिथ्या को तोड़ा, इस अंधविश्वास को तोड़ा, और अभी वो हमें दिख भी रहा है। और वो हर तीसरे महीने नोएडा आते, खुद अपनी पैनी नजरों से वो देखते हैं यहाँ के डेवलपमेंट को। और जो योजनाएं बनी, अब जैसे यहाँ पे एयरपोर्ट की स्थापना के साथ एक बोडाकी में रेलवे स्टेशन, एक प्लानिंग है कि जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन है वहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ होने लगी है, तो उसका एक विकल्प तैयार किया गया। ग्रेटर नोएडा में एक बड़े स्तर पर 250 एकड़ में एक स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। वहां पर ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी आकर मिलते हैं। और वहां इनकी ये योजना बनी कि जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उनकी शुरुआत वहां से की जाए, वहां से वो गाड़ियां आगे जाए, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। वो पेंडिंग में पड़ी रही 2017 तक। और 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने तेजी से उस पर काम किया, और उम्मीद है कि अगले 1 साल में बोडाकी रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा और दिल्ली से भी बड़ा वो रेलवे स्टेशन होगा। और मुझे नहीं लगता कि 250 एकड़ में किसी और जगह रेलवे स्टेशन है। नोएडा की अपनी एक पहचान है आज, ये पूरा बदलाव हमने इस पूरे दशक में देखा है। इसी तरह आप देखिए गुरुग्राम में क्या है। गुरुग्राम का अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा से बहुत पीछे है। अगर आप बरसात के दिनों में देखें वहां पानी भर जाता है, घरों में पानी आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नोएडा, ग्रेटर नोएडा का कोई तोड़ नहीं है, चंडीगढ़ से भी ये आगे हैं। लेकिन सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, जो योजनाएं बनी उन पे अमल नहीं हुआ, और सिर्फ उन्होंने अपनी कमाई का जरिया इसको बनाया। बिल्कुल। इसका नतीजा ये हुआ कि अनेक जो इंडस्ट्री यहाँ आनी चाहिए थी वो नहीं आई, जो लोगों को रोजगार मिलने चाहिए थे वो नहीं आए। जिस परिकल्पना को लेकर इसकी स्थापना हुई वो पूरा साकार नहीं हुआ। इंडस्ट्री नहीं आई तो लोगों को रोजगार नहीं मिला। आप देखिए ग्रेटर नोएडा 28 जनवरी 1991 में कोई स्थापना हुई, लेकिन 2010 तक वहां आबादी नहीं थी, मात्र 2 लाख आबादी ग्रेटर नोएडा की थी। उसका रीजन ये था कि इंडस्ट्री नहीं लगी तो लोग नहीं आए, और जब कभी कमाई नहीं होगी उसकी तो फिर लोग कैसे आएंगे? हाँ जी। और लेकिन योगी जी ने आने के बाद, जहां तक मुझे याद है, जो अथॉरिटी हम लोगों को डाटा देती है, तकरीबन 6000 इंडस्ट्री 2017 के बाद में ग्रेटर नोएडा में लगी के पास है। और हमने इन्वेस्ट यूपी में भी वो देखा है। यस, रशिया इस बार इन्वेस्ट यूपी का पार्टनर रहा। यूपी एक्सपो हुआ था, ग्रेटर नोएडा में हुआ था। पूरे यूपी के 75 जिलों के वहां प्रोडक्ट लगे। पूरा आईटी हब है आज की डेट में। पूरी उसने इमेज अपनी बदल दी है, इमेज बदल दी। यस, और उससे क्या हुआ कि जब इंडस्ट्री आई तो आबादी भी
बढ़नी शुरू हुई, आबादी हुई, तो लोगों को रोजगार मिले। रोजगार मिले। ये जो मॉल बने हैं उनमें लोगों ने अपनी शॉप खोली, उस पे उनकी दुकानें चली, उसमें आज भी की 10 डेट में लोग। एक सक्षम शहर है नोएडा हाँ जी, और गौतम बुद्ध नगर। तमाम हम्म, इंडस्ट्रियां चली गई, तमाम इंडस्ट्रियां। देखिए, जमीनी हकीकत में आपको बताता हूँ, हम्म, इंडस्ट्री वालों से इंडस्ट्री लगाने के नाम पे पैसा मांगा जाता था कि आप अच्छा। दीजिए इतना स्क्वायर मीटर का, हमें दीजिए रिश्वत, हम्म, तब आपकी इंडस्ट्री लगेगी। अब वो अपनी इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे या रिश्वत दे। हम्म, लेकिन योगी सरकार में ये पारदर्शिता बनी, एक खिड़की के नीचे उनको सारी एनओसी मिल जाती है। ऑनलाइन आप आवेदन कीजिए, ऑनलाइन आपके घर आवंटन पत्र पहुंच जाएगा इंडस्ट्री का। सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव है हर एक डिपार्टमेंट आज की डेट में, आप देखिए कुछ देखिए, भी ट्वीट सोशल करिए। मीडिया पे अथॉरिटी, यूपी गवर्नमेंट, इनके अपने वेबसाइट चल रही हैं, इनकी लोगों को सुविधाएं हुई हैं, इनसे जो लोग विदेश में बैठे हैं वो भी अब उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वो अपनी ऑनलाइन शिकायतें कराते हैं, ऑनलाइन शिकायतें उनकी घर बैठे बिल्कुल, हल हो जाती है। बिल्कुल। इसका बड़ा लाभ मिला, और ये भी मैं योगी सरकार को श्रेय ई देना चाहूंगा। गवर्नेंस जिसे ई हम कहते हैं वो गवर्नेंस, ई बहुत सक्षम गवर्नेंस, है। हाँ। हम्म, वो तमाम एनओसी लेनी होती थी, अब वो एनओसी एक ही आप ऑनलाइन कीजिए, तमाम मिल जाती है। योगी जी ने ये इसको बहुत इजीली बनाया इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, और वो उसका फायदा भी मिल रहा है, इंडस्ट्री भी आ रही है। बिल्कुल। क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कहा जाता है ना कि जब किसी भी शहर का, किसी राज्य का, किसी जगह का या किसी भी क्षेत्र का लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है तो वहां पर जो इन्वेस्टर साइकोलॉजी है, लाइक होलिस्टिकली जो इन्वेस्टर साइकोलॉजी है वो बदलती है। और वही एक नोएडा में हमने देखा, क्योंकि जब आपने कहा कि एक पूरा अपराध का एक गढ़ था, चाहे वो भू माफियाओं की बात हो, जैसे आपने बहुत जमीनी स्तर पर उस पर काम किया है, और कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टर साइकोलॉजी बिल्ड हुई, इसीलिए आज नोएडा अपने आप में एक इन्वेस्टर हब बन गया है। आईटी हब है इसके पास, स्टार्टअप्स इतने सारे हैं, और ये हम आज देख ही रहे हैं। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हम्म, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो संगठित अपराध था हम्म, वो बहुत चरम पर था, बिल्कुल। और यहाँ पे मतलब 4 गिरोह तो इतने जबरदस्त थे कि पुलिस भी उनसे डरती थी, और कहीं ना कहीं पुलिस का भी पूर्व की सरकारों में उनको आशीर्वाद रहता था, और वो अपराधी इंडस्ट्री में जाके रंगदारी मांगा करते थे। वो अपने ठेके चलाते थे, जो कैजुअल ठेके होते हैं लेबर के, वो उनको उनको बोला जाता था ये मेरे गिरोह को आना है। हम्म, हर गिरोह अपने किसी इंडस्ट्री में 100 बंदे लगा रहा है, कोई 200 लगा रहा है, जो उनका स्क्रैप का कारोबार था वो माफिया लेते थे, हम्म, उन पे दबाव बनाया जाता था, और रंगदारी देनी पड़ती थी इंडस्ट्रियलिस्ट को। माफियाओं की वजह से यहाँ तमाम इंडस्ट्री चली गई। आप देबू मोटर्स, एक यहाँ इंडस्ट्री जिसमें तकरीबन 6000 लोकल लोग काम करते थे, हम्म। इस एरिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी देबू मोटर्स। देबू मोटर्स, जो सिएलो कार बनाती थी, मैटीज कार बनाती थी। वो बंद होगी, 3000 बीघा जमीन पर वो बनी हुई है, वो बंद हो गई। इसी तरह और ऐसी इंडस्ट्री हैं जो बंद होगी या जिन्होंने अपना कारोबार खींच लिया, उसका खामियाजा यहीं के लोगों को भुगतना पड़ा, उनके रोजगार छिन गए अपराधियों की वजह से। अपराधियों ने उनमें अपना पैर पसारने शुरू कर दिए। योगी जी के कार्यकाल में 2017 के बाद माफियाओं पे सिकंजा कसा, आज गौतम बुद्ध नगर को माफियाओं से मुक्त कर दिया गया। बिल्कुल। चंदेल जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जब अवैध निर्माण पर शिकंजा कसा गया, जब भू माफियाओं को यहाँ से भगाया गया, ये पूरा जब सिस्टम चला, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक मिडिल क्लास सेक्टर है, जो आम जनता है, क्या उसको ये भरोसा आया है? और आज की मैं बात कहूंगी, क्या उसको ये भरोसा है कि भाई अब सत्ता से ज्यादा सुरक्षा और कानून बड़ा है? निश्चित तौर पे। देखिए, जो आपने अभी मिडिल क्लास की बात की, नोएडा ऐसा शहर है जिसको ये कहा जाता है कि अमीरों का शहर है। इसके लिए सरकार भी दोषी रही है पूर्व की। उन्होंने मिडिल क्लास के बारे में सोचा ही नहीं कि जो यहाँ पे एक ड्राइवर काम कर रहा है, जो यहाँ पे एक मोची काम कर रहा है, जो प्रेस वाला काम कर रहा है, उनके लिए हम मकान कहाँ देंगे। उन्होंने मिडिल क्लास के लिए कोई योजना वो लेकर नहीं आए। उसी का नतीजा है कि यहाँ पे हरनंदी, यमुना के अंदर जो डूब क्षेत्र की जमीन होती है, जिसके ऊपर पक्का निर्माण नहीं कर सकते, प्रतिबंधित रहता है, वहां पे अवैध कॉलोनियां कटी। तमाम कॉलोनाइजर माफियाओं ने वो जमीनें कब्जाई। उनको कोई खौफ नहीं था, ना सरकार का था ना पुलिस का था, और उन्होंने सरकारी जमीनें यहाँ बेच डाली, पैसे लेकर निकल गए। और
नोएडा ग्रेटर नोएडा की पहचान ही है कि वो एक नियोजित शहर है, और अगर यहाँ भी अवैध कॉलोनियों की भरमार हो गई, जैसे बगल के गाजियाबाद में आप खोड़ा कॉलोनी देख सकते हैं, कितना अवैध वहां पे बना हुआ है, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2017 के बाद कुछ कार्रवाई हुई है, बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई, कॉलोनाइजरों पे भी कार्रवाई, माफियाओं पे भी कार्रवाई हुई, और संगठित अपराध को खत्म किया गया। तमाम पुलिस अफसर्स आए, उन्होंने अच्छी कार्रवाई की, और कहीं ना कहीं सरकार का ही दिशा निर्देश था कि भाई गौतम बुद्ध नगर यूपी का शो विंडो माना जाता है, यहां से पूरे देश में एक तस्वीर जाती है यूपी की। जब हम विदेश में कहीं बात करते हैं तो यूपी की बात करते हैं तो वो नोएडा से स्टार्ट होती है कि भाई नोएडा में हम ये चीजें दिखा रहे हैं। वो छोटी यूपी जगहों का गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक हाँ उसका जी, सपना है कि मैं नोएडा में जाकर एक ड्रीम लाइफ हाँ बनाऊंगा। जी बिल्कुल। लेकिन माफियाओं ने इसको 2003 से 2017 के बीच नुकसान पहुंचाने का काम किया। योगी जी ने 2017 के बाद जो पूरे प्रदेश में ही एक कानून का राज कायम किया है, उसका लाभ यहां भी मिला है। अब लोगों को लगता है कि अब कानून अपना काम करेगा, अगर कोई गलत करेगा, आप पिछले उठा के देखिए पिछले कुछ दिनों में बड़े बड़े माफियाओं पे कार्रवाई हुई है, वो जेल गए हैं। और एक लोगों में जो गलत काम करते थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट पर खासकर कारोबारियों पर जो दबाव बनाते थे अनावश्यक रूप से, वो अब नहीं बनाते, और अब वो बेखौफ होकर अपना काम कर रहे हैं। जब उनको कोई रंगदारी नहीं देनी पड़ रही, उनको कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ रहा, तो उनका कारोबार भी अच्छा चल रहा है, और कहीं ना कहीं वो मानसिकता बदल वो रही है। मानसिकता बदली है। और जो यहाँ के लोग देखिए, नोएडा एक ऐसा शहर है जो पूरी रात जागता है। यहाँ पे आप देखिए, दिल्ली भी काम करने जाते हैं, गुरुग्राम भी काम करने जाते हैं, बच्चियां जाती हैं, लड़कियां जाती हैं। देखिए अब नोएडा की ये स्थिति है कि कोई भी लड़की अगर दिल्ली या गुरुग्राम से काम करके आती, वो देर रात भी मेट्रो से उतरकर अपने घर तक अकेली जा सकती है। कोई यहाँ पे पिछले 5-7 साल में ऐसी कोई घटना नहीं है किसी भी बच्ची या लड़की के साथ कि जिससे कोई डर हो। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो अपराधी हैं, हाँ जी, उनके अंदर भी वो मानसिक वो डर है, वो डर खौफ है कि अगर भाई हम गलत करेंगे तो हमको जेल जाना पड़ेगा, और हमको गोली खानी पड़ेगी, और हमें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, हमारे घर पर बिल्डोजर चलेगा। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें वो डर है कि भाई ये उस राज्य की जगह है जहां जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अपराध के लिए। और जहां का मुखिया योगी आदित्यनाथ है, 1 मिनट वो नहीं लगाएंगे। कई घटनाएं यहाँ पे हुई, और जैसी वो योगी जी तक लोगों ने शिकायत की तो तत्काल उन पर कार्रवाई भी हुई, तो इसलिए लोगों में डर है। और देखिए नोएडा का जबरदस्त विकास पिछले, अगर मैं 2017 की बात करूं, सबसे ज्यादा आप देखिए गुरुग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर में हमसे पीछे होने के बावजूद, नोएडा ग्रेटर नोएडा पीछे होने के बावजूद आगे कैसे नाम आता है? सिर्फ इंदिरा गांधी हवाई अड्डे की वजह से। आज नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। आप ये मान के चलिए कि खरमास के बाद, जैसी खरमास समाप्त होगा, जनवरी नहीं तो फरवरी तक जेवर से हवाई जहाज उड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही हवाई जहाज उड़ने शुरू होंगे, आप देखिए इस पूरे जिले की तस्वीर, इस जिले की नहीं, आसपास के जिले बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा तक की तस्वीर बदल जाएगी। जो बदलती नजर भी आ रही है। हाँ जी, जो विदेशी पर्यटक आते हैं मथुरा या आगरा में ताजमहल देखने के लिए, वृंदावन आते भगवान श्री कृष्ण की नगरी, तो वो पर्यटकों की संख्या यहाँ बढ़ेगी। वो यहाँ पे आएंगे, होटल कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, उनमें लोगों को रोजगार मिलेगा, जो तमाम आसपास के लोग, उनकी सब्जी, दाल, चावल, वो सब बिकेंगे। और एयरपोर्ट से इस शहर की तस्वीर बदलने जाए। एयरपोर्ट ही नहीं, फिल्म सिटी यहाँ पे आ रही है। फिल्म सिटी आप देख ली, धरातल पे उतरनी शुरू हो जाएगी। वो भी आप मान के चलिए फरवरी से उस पे काम शुरू हो जाएगा। मेडिकल डिवाइस पार्क यमुना प्राधिकरण क्षेत्र, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र बड़ा, गौतम बुद्ध नगर में 3 अथॉरिटीज हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण। तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, जो पूरा एक हब इंडस्ट्री का बन जाएगा, और लोगों को तमाम रोजगार के लिए, उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे। जो इंडस्ट्री यहां बंद हो गई थी नोएडा में तमाम इंडस्ट्री बंद हो गई थी, वो इंडस्ट्री फिर से ओपन हुई है। फिर से उनको विश्वास दिया गया है कि हम आपको संपूर्ण सुरक्षा देंगे, आपको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने देंगे। वो उद्यमी लौट के आ रहे हैं। नोएडा में 3000 इंडस्ट्रियों का आवंटन पिछले 1 साल के अंदर हुआ है, और तमाम चीजों पे
काम यहाँ पे हो रहा है। ग्रोथ इंजन बन गया है नोएडा ग्रोथ भारत इंजन का, बन नए गया। भारत का। हाँ जी, इसी तरह आप ग्रेटर नोएडा में आप अगर देखें तो ग्रेटर नोएडा में जो बुडाकी रेलवे स्टेशन जहाँ पे बन रहा है उसके आसपास 1000 इंडस्ट्रियों का आवंटन हुआ है। योगी जी ने इन्वेस्टर सबमिट कराई है 3-4, उनमें उद्यमियों को उन्होंने आमंत्रित किया, देश विदेश के, वो सब आए हैं, आवंटन हो चुके हैं, अब वो धरातल पर उतरनी शुरू हो गई हैं। अब आप देखिए अगले 6 महीने के अंदर आपको एकदम बदला हुआ स्वरूप दिखेगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना का, क्योंकि जो जमीनें आवंटित हुई थी उन पर लंबे समय तक अपरिय कारणों से निर्माण नहीं हो सका था, लेकिन अब वो धरातल पर उतरने के लिए तैयार हैं। आईटी हब है, बन चुका है बन नोएडा, चुका, उसका आईटी हब पहचान बन ही चुका वही है। हो रही है पूरे हाँ भारत जी, में। एक और बड़ा अंतर आपको नोएडा में देखने को मिल रहा है। नोएडा में अगर आप 2017 से पहले की बात करें तो यहाँ पे छोटे फ्लैट बनते थे, अधिकतम 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट होता था, 1200 स्क्वायर फीट के, 600 स्क्वायर फीट के। तो यहाँ पे जो बड़े लोग थे, बड़े उद्यमी, बड़े कारोबारी, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिली और वो उनकी पसंद नहीं थे। अब तो डीएलएफ नोएडा के पास है। यस, डीएलएफ है, शोभा है, सुरक्षा है, ये बड़े बड़े, गोदरेज है, टाटा, ये बड़े बड़े। अब आप जानिए 7000 स्क्वायर फीट के फ्लैट नोएडा में उपलब्ध है। जो बड़े कारोबारी गुरुग्राम में रहते थे वो गुरुग्राम को छोड़कर वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपना आशियाना बना रहे हैं। ये नोएडा में बदलाव देखने को मिला है 2017 के बाद। बिल्कुल, कोई सोच सकता है कि नोएडा में 7000 स्क्वायर फीट का फ्लैट, 7000 स्क्वायर फीट का फ्लैट यहाँ पे उपलब्ध है। आप यमुना नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से जाएंगे तो दोनों तरफ आपको हाई राइज इमारतें दिखेंगी जो एक विदेश की फील कराती हैं। आप दुबई में जाएंगे तो वहां क्या है, दुबई में हाई राइज इमारत है। जैसे ही एक्सप्रेसवे से आप उतरते हो नोएडा की तस्वीर दिखती है, एकदम एक लाइट सिटी की तरह चमकता है। बेहतरीन काम इंफ्रास्ट्रक्चर पर योगी सरकार ने ये किया। और एक मैं बहुत आपको अंदर की बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ग्रीनरी, हरित क्षेत्र छोड़ा गया था, जो टोटल लैंड है, उस टोटल लैंड का संभवतः 33% ग्रीन के लिए होता था। पूर्व में खासकर बसपा गवर्नमेंट में वो ग्रीन हरित क्षेत्र की जमीन भी बिल्डरों को आवंटित कर दी गई, उस पे लोगों को बिल्डिंग बनाने के लिए वो दे दी गई, उससे हरियाली कम हो गई शहर की, उनको खाली कराया जा रहा है, उनका बस्तीकरण हुआ है। उनको कई, देखिए आप सुपरटेक का ट्विन टावर एक इतिहास बना, एक इतिहास बना, उनको गिराया गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी हाई राइज बिल्डिंग को क्या गिरा भी सकते हैं, वो गिराई गई। और भी जो लोगों ने अवैध निर्माण किए उनको गिराया जा रहा है और उन हरित पट्टी को खाली कराया जा रहा है, जो एक पहचान है नोएडा की। लोगों को लगना चाहिए ना कि जिस उद्देश्य के लिए नोएडा की स्थापना है वो उद्देश्य पूरा हो रहा है, और वो हो रहा है, और उसका श्रेय मैं निसंदेह योगी जी को देना चाहूंगा, क्योंकि वो खुद आके इस चीज को देखते हैं। बिल्कुल, जो एक सुनियोजित प्लानिंग थी उस पर आज काम हो रहा है। जो चीजें उसमें खराब थी, जो क्षेत्र थे जिन पर अपराध बना, वो सब हुआ, उसे पूरे तरीके से आज धरातल पर उतारा जा रहा है। बिल्कुल। और पूर्व में योजना तो बनी लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हुआ, आज धरातल पे दिख रहा है। और आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, आप निकलिए शहर में, देखिए बहुत बदलाव 2017 के बाद शहर में आया। और जो पिछले 8 साल की मेहनत है वो 8 साल की मेहनत अब दिखेगी। बिल्कुल, क्योंकि एक दिन में कोई इमारत खड़ी नहीं हो जाती, वो 8 साल की मेहनत अब अगले 6 महीने के अंदर आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा और इसमें और ऐसा अमूलचूल बदलाव देखेंगे, लोग सोच भी नहीं सकते कि इतना बदलाव हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंदेल जी। आज हमने आपसे नोएडा के बारे में बात करी, जो कि एक अभिन्न अंग बन गया है नए भारत का, ग्रोथ इंजन की तरह ये सामने आ रहा है, आईटी हब की तरह सामने आ रहा है। जो तस्वीर 2003 से पहले या 2003 से और 17 के बीच में जो थी, जो एक तरीके से एक दंश जो नोएडा को झेलना पड़ा, उस प्लानिंग के बाद भी एक बेहतरीन प्लानिंग इसको बसाने की गई, लेकिन फिर वो नहीं हुआ। उसके बाद जो बदलती तस्वीर पर आज हमने बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बढ़ता यूपी के इस खास पॉडकास्ट पर। थैंक यू, बहुत बहुत।